हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, विश्व की आर्थिक और सामरिक महाशक्ति अमेरिका शटडाउन में जा चुका है। अमेरिकी शटडाउन का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल स्टॉक मार्केट और इंडिया पे क्या होगा, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये कोई पहला शटडाउन नहीं हो रहा है। पिछले 45 साल में 21 बार अमेरिका में शटडाउन हो चुका है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टेन्योर था 2016 से 2020 के बीच का, उस टाइम में भी शटडाउन हुआ है। 35 दिन का एक बड़ा शटडाउन जो है वो 22 दिसंबर 2018 से लेके 25 जनवरी 2019 के बीच हुआ था। तो दोस्तों, हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि उस टाइम में क्या हुआ था, क्योंकि जो पुराने एग्जाम्पल्स रहते हैं वो आपको एक बढ़िया पिक्चर दे सकते हैं कि आने वाले समय में कैसा और क्या घटित हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो 35 दिन का शटडाउन हुआ था 22 दिसंबर 2018 से लेके 25 जनवरी 2019 के बीच में, इस दौरान अमेरिका का स्टॉक मार्केट यानी S&P 500, जो उसका सबसे बड़ा इंडेक्स है, अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं वो S&P 500 में आती हैं। इन कंपनीज ने यानी इस इंडेक्स ने जो है वो 10.6% का रिटर्न दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पूरा अमेरिका ठप था, बंद पड़ा था। उसके बाद भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है उसने 10.5% के आसपास में रिटर्न दिया। ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था 10.5% का, तो उस वक्त चीनी स्टॉक मार्केट, चाइनीज स्टॉक मार्केट वो भी ऊपर चल रहा था। कैनेडियन स्टॉक मार्केट उसने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया, जापानीज स्टॉक मार्केट ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया और इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया। यहां तक कि दोस्तों, गोल्ड जो है, गोल्ड भी 7% इस 35 दिन के दौरान जो है ऊपर भागा। अब आप पूछेंगे कि भाई ये क्या बात हुई। एक तरफ विश्व की आर्थिक महाशक्ति जो है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कंजम्पशन करने वाला जो कंट्री है, वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। वहां पे लाखों जो सरकारी कर्मचारी है वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं आ रही है। जो पेंशन धारक है उनको पेंशन नहीं आ रहा है। तो फिर ये कैसे क्या स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर भाग रहा है। तो आज हम वीडियो में यही समझते हैं कि क्या कारण है कि जब ये शटडाउन होते हैं, और ये कोई अकेले डोनाल्ड ट्रंप का जो 2018 से 19 का जो टाइम है उसके शटडाउन के टाइम ही ये स्टॉक मार्केट का भागना नहीं देखा गया। ये क्लिंटन, ओबामा, जिमी कार्टर जब जब शटडाउन हुआ है तब तब हमने देखा है कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है उसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। कैनेडियन स्टॉक मार्केट, चाइनीज स्टॉक मार्केट यानी ग्लोबल इक्विटीज ने भी अच्छे रिटर्न दिए। दोस्तों, एक स्टॉक मार्केट में टर्मिनोलॉजी है, टर्म है शार्प रेशियो, SHARPE, शार्प। ये विलियम शार्प करके नोबल इकोनॉमिक प्राइज विनर थे। इन्होंने एक शार्प रेशियो दिया था जिससे ये पता किया जाता है कि कोई भी पोर्टफोलियो जो है उसका रिटर्न कितना बेहतर है। ठीक है। और जो शार्प रेशियो जो है जो यूज किया जाता है उसका फॉर्मूला क्या है वो लिख लीजिए कोई कॉपी कलम में, किसी कॉपी में लिख लीजिए। शार्प रेशियो का फॉर्मूला है पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अब इसका क्या मतलब है मैं समझा देता हूं, घबराइए मत। पोर्टफोलियो रिटर्न मतलब मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो ने 20% का रिटर्न दिया है। ठीक है। रिस्क फ्री रेट मैंने बताया आपको कि ये यूजुअली 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो होता है, जिस भी देश का हम शार्प रेशियो काउंट कर रहे हैं उस देश का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड ले लीजिए। तो मान लीजिए अमेरिका में 5% के आसपास है। तो अगर हमारा पोर्टफोलियो जो है उसने 15% का रिटर्न दिया है और 5% वहां रिस्क फ्री रेट चल रहा है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट यानी 15% माइनस 5 क्या हुआ, 10।
और अगर मान लीजिए ये डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कुछ नहीं होता, वोलाटिलिटी होता है। वोलाटिलिटी या आपके पोर्टफोलियो का रिस्क, पोर्टफोलियो का रिस्क वोलाटिलिटी से ही पता किया जाता है। तो मान लीजिए वोलाटिलिटी 10% है, तो न्यूमरेटर में 10%, डिनोमिनेटर में 10%, डिवाइड होके हो गया, आ गया 1। शार्प रेशियो जितना भी 1 से ज्यादा होगा उतना बेहतर है, ठीक है, जितना ज्यादा शार्प रेशियो होगा उतना बढ़िया है। अब आप बोलोगे मैं शार्प रेशियो क्यों बता रहा हूं? शार्प रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर में आप लोग भी पढ़िए, रिसर्च कीजिए। किसी भी, हम सब के अपने अपने पोर्टफोलियो हैं, हम अपने पोर्टफोलियो का किस तरीके से नापते हैं कि भाई ये जो है पोर्टफोलियो बेटर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से नापा जा सकता है, उसके शार्प रेशियो को फाइंड आउट करके, ठीक है। और ये शार्प रेशियो फाइंड आउट करने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स का, विलियम शार्प को। तो आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, ये दोनों न्यूमरेटर में रहेंगे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो, यानी कि वोलेटिलिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो, ठीक है। अब ये शार्प रेशियो का मैंने क्यों जिक्र किया? क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, आपके डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा के टाइम में शार्प रेशियो जो यूएस इक्विटीज का था वो था 0.55, 1 से नीचे था पर 0 से ज्यादा था, तो पॉजिटिव रिटर्न दिया पर कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया। यूएस इक्विटीज की बात कर रहा हूं। यही बिल क्लिंटन के टाइम में था 0.37, ठीक है। और यही आपके डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में जो मैंने ड्यूरेशन बताया 22 दिसंबर 2018 से लेके आपके 25 जनवरी 2019 तक जो बंद हुआ था, उस दौरान शार्प रेशियो आया 2.37। यानी किसी भी व्यक्ति ने पैसे उधार लेके अगर उस टाइम में खरीदा रहता स्टॉक्स और इंडेक्स के स्टॉक्स लिए रहते तो उसको मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता। 10.5% तो मैंने आपको बताई है, बट जब हम वोलेटिलिटी को कंसीडर करते हैं तो शार्प रेशियो आता है 2.37, ठीक है। यही आप देखिए उस टाइम में चाइना की इक्विटीज जो थी, ये ट्रंप के टाइम में शटडाउन में 1.11 आई, ओबामा के टाइम में शटडाउन में शार्प रेशियो था 0.21, क्लिंटन के टाइम में चाइना की इक्विटी का शार्प रेशियो था 1.41, तो सबसे अच्छा रिटर्न दिया। और इनफैक्ट जिमी कार्टर के टाइम में चाइना का था 0.54। तो मतलब ग्लोबल इक्विटीज जो है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट जो है, वो जब भी शटडाउन हुआ है ये ऊपर ही गया है, ऊपर की तरफ गया है। तो ये बेसिकली भले ही कितना भी ये बुरा हो कि अमेरिका की इकोनॉमी ठप पड़ी है, बट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर भागा है जब जब शटडाउन हुआ है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो इसका मैंने कल आपको एक एग्जांपल जो है वो कल के वीडियो में दिया था कि जब भी शटडाउन हुआ है अक्सर ये देखा गया है कि डॉलर जो है वो वीक होता है। और आप लोग को जान के ये हैरानी होगी कि जब भी डॉलर वीक होता है अक्सर ये पाया गया है कि यूएस का स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छा रिटर्न देता है। तो शटडाउन होता है तो डॉलर वीक होता है, डॉलर वीक होता है तो यूएस की इक्विटीज जो है, यूएस का जो स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छा रिटर्न देता है। और इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो अमेरिका का पिछलग्गू है। अगर अमेरिका अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इंडिया बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करता है, अगर अमेरिका अच्छा नहीं परफॉर्म करता तो भी इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है। मैं आपको बताऊंगा, चलो बता ही देता हूं। आप 2018 का ही समय ले लीजिए। 2018 में जब शटडाउन लगा था तो उस पूरे साल में, हालांकि शटडाउन 22 दिसंबर को लगा था, पर वो 2018 के पूरे साल में चाइना के साथ में अमेरिका का ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो गया था। पहली बार अमेरिका ने चाइना के ऊपर में टैरिफ लगाया था। टैरिफ जो है वो पहली बार लगाया था 2018 में। और अमेरिकन स्टॉक मार्केट ने जो है वो नेगेटिव रिटर्न दिया था उस साल 6.5%। S&P 500 जो है इसने 2000 में 6.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। वहीं निफ्टी ने 3 से 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था और सेंसेक्स ने 5.9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। तो 2018 में अमेरिकन स्टॉक मार्केट गिरा परंतु इंडिया के स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे एग्जांपल 2022 का भी आपको मिलेगा
कि जिस साल में अमेरिकन स्टॉक मार्केट, यूरोपियन स्टॉक मार्केट नेगेटिव में थे क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, उस साल भी इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत ही मामूली सा 1% के आसपास में, जो है 0.7 या 1% के आसपास में पॉजिटिव रिटर्न दिया था। तो ये एग्जाम्पल है दो कि जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तब भी इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट जब अमेरिका अच्छा परफॉर्म करता है तब तो इंडिया करता ही करता है। अभी तक यही देखने में आया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब अभी तक अमेरिकन स्टॉक मार्केट शटडाउन में ऊपर गए हैं तो इस बार भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट शटडाउन में ऊपर जाएंगे, और अमेरिकन मार्केट ऊपर जाएगा तो वही उसी का हो सकता है कि प्रतिकार जो है, उसी का जो रिफ्लेक्शन जो है, प्रतिबिंब जो है, वो हमको इंडियन स्टॉक मार्केट में भी नजर आए। अब आते हैं जो मैं डॉलर की बात कर रहा था। देखिए, ऐसा हमेशा पाया गया है कि जब भी शटडाउन लगता है तो डॉलर वीक होता है, और डॉलर वीक होता है तो अमेरिकन मार्केट ऊपर जाता है। ऐसा अक्सर देखा गया। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा प्लाजा अकॉर्ड 1985 का। सितंबर 1985 में प्लाजा अकॉर्ड हुआ था, जहां पर जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब तमाम कंट्रीज जो उस टाइम की विकसित राष्ट्र थे, जो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, वो सब कंट्रीज की करेंसीज जो है हम देख रहे थे कि ये कंट्रीज जान के डॉलर के मुकाबले जो है अपनी करेंसी को नीचे गिरा रहे थे ताकि उनका एक्सपोर्ट मार्केट में मार्केट शेयर बढ़े। तो अमेरिका ने बोला कि भाई ये बदमाशी अब नहीं चलेगी, और उन्होंने जापान के कान मरोड़े, जर्मनी का कान मरोड़ा, और प्लाजा में लेके आए। अमेरिका न्यूयॉर्क में प्लाजा होटल में प्लाजा अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें ये सारी कंट्रीज जो बदमाशी कर रही थी, अपनी करेंसी को वीक कर रही थी जान के अमेरिकन डॉलर के मुकाबले, उन सब ने प्रण लिया, साइन किया कि हम अब इंटरवेंशन नहीं करेंगे करेंसी मार्केट में, और हम फ्री फ्लोट होने देंगे जहां भी करेंसी जाए। और उसके बाद में हमने देखा कि डॉलर जो है वो वीक हुआ, जहां डॉलर 3-4 साल से कंटिन्यूसली स्ट्रांग हो रहा था, जिसके कारण अमेरिकन मार्केट में पूरे जापानी और जर्मनी के प्रोडक्ट्स भर गए थे। वहीं हमने देखा कि धीरे धीरे अमेरिकन डॉलर वीक होना शुरू हुआ और येन, जो जापान की करेंसी है, वो अप्रिशिएट हुई। सितंबर 1985 से लेके 1986 के एंडिंग तक येन जो है वो लगभग, आप समझ लीजिए, 40% के आसपास जो है वो मजबूत हुआ डॉलर के मुकाबले। येन जो है उस टाइम में कुछ 240 एक डॉलर 240 येन के आसपास में था, जो बढ़ के, यानी देखिए करेंसी में नेगेटिव होता है। अगर मान लीजिए रूपी आज 90 से अगले साल 70 पे पहुंच जाए तो रूपी वीक नहीं होगा, रूपी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होगा। तो ऐसी येन जो है 240 से 165 पे पहुंच गया, तो कम हुआ, परंतु ये कम होना जो है करेंसी मार्केट में स्ट्रांग कहलाता है। तो 240 से जब 165 पे हुआ तो येन स्ट्रांग हुआ डॉलर के मुकाबले, और जब ये डॉलर के मुकाबले येन स्ट्रांग हो रहा था तो उस टाइम में स्टॉक मार्केट क्या कर रहा था, आइए वो भी देखते हैं। अमेरिकन देखिए, निफ्टी तो 1995 में आया है, ठीक है, सेंसेक्स शायद 1987 में बना है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का इतिहास कोई उतना पुराना नहीं है। हालांकि 1978 में सेंसेक्स बन गया था, बट जो आइडियल जो मैपिंग होनी चाहिए वो 1986-87 से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शुरुआत हुई थी। तो 1980, तो इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट का मैंने फिगर नहीं लिया क्योंकि वो मिल भी नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल हो रहा था। जो 1986 का जो साल है जिसमें प्लाजा अकॉर्ड का असर देखा गया, डॉलर वीक हुआ, येन मजबूत हुआ, उस साल में भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट ने 18.67% का रिटर्न दिया। S&P 500 ने लगभग 18.5% का जो है वो रिटर्न दिया, और वहीं जापान के स्टॉक मार्केट ने भी छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया, उसने लगभग 44% का रिटर्न दिया। तो अब जापानी स्टॉक मार्केट ने इसलिए इतना बड़ा रिटर्न दिया क्योंकि वो स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में चल रहा था। 1980s में जो भागा है जापानी स्टॉक मार्केट, तो सीधा 1990 में पीक बना के फरवरी में, उसके बाद जो डाउन हुआ
तो वो 2023 के 24 के आसपास में आके वो 1990 का जो अप है वो 2023-2024 में जाके क्रॉस किया है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि उस टाइम में वो स्ट्रक्चरली बुल मार्केट में था, बहुत भयानक, इसलिए 44% का रिटर्न दिया। परंतु यहां बात अमेरिकन मार्केट की है। अमेरिकन मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया 18.5% का, जबकि डॉलर जो है वो लगभग 35 से 40% वीक हुआ था येन के मुकाबले। तो ये प्लाजा अकॉर्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ में आए कि जब भी डॉलर वीक होता है तब स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न देता है। अब आप बोलोगे चलो ये सब तो हो गया, इतिहास आपने बता दिया, कई सारे फैक्ट्स बता दिए, नंबर्स बता दिए, इसका अब हम क्या करें, हम इससे क्या समझें? तो दोस्तों कल भी मैंने थोड़ा सा आपको एक हिंट दिया था, आज फिर दे रहा हूं। जब भी डॉलर वीक होता है तब क्या होता है, जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं ये ऊपर जाते हैं। डॉलर के मुकाबले जो प्रीशियस मेटल मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब प्रीशियस मेटल कहलाते हैं। तो गोल्ड जो है वो 7%, लास्ट टाइम जब ट्रंप का शटडाउन हुआ था तब 7% बढ़ा था। इस साल ऑलरेडी 40% के ऊपर गोल्ड ऊपर जा चुका है। तो पिछले साल जैसा 2018 जैसा माहौल अभी नहीं है। 2018 में गोल्ड इतना भागा नहीं था। अब जो है आप ये समझ लीजिए कि 40% गोल्ड ऑलरेडी भाग चुका है, और अगर ये शटडाउन लंबा खींचा तो हो सकता है कि गोल्ड में और थोड़ी तेजी देखी जा सकती है। बहुत लोगों ने मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछा है कि सर गोल्ड या सिल्वर में अब हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने बोला देखो मैं पर्सनल एडवाइस तो नहीं दे सकता, मैं अपने पैसे नहीं डाल रहा हूं गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत डाल चुका हूं। तो मैं देख रहा हूं वो बढ़ रहा है तो मैं उस पर खुश हूं। परंतु यदि मैं एक मतलब पास्ट का हिस्ट्री का अगर एग्जांपल लूं तो पास्ट में जब जब डॉलर वीक हुआ है तब तक गोल्ड ऊपर भागा है। तो यदि अभी शटडाउन लंबा खिंच गया, 2 हफ्ते से ज्यादा चल गया, तो क्या होगा, डॉलर नीचे आएगा। डॉलर नीचे आएगा तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस और भी भागने की संभावना है, काफी संभावना है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग पैसे डालना शुरू कर दो, वो आप लोग का डिसीजन है। मैं आपको सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं कि डॉलर जब भी वीक होता है तो प्रीशियस मेटल जो है वो ऊपर भागता है। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, डॉलर नीचे जाएगा प्रीशियस मेटल ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये संभावना है कि गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम आने वाले दिनों में और अच्छे रिटर्न दे। आपको जान के हैरानी होगी, इस साल प्लैटिनम ऑलरेडी 77% रिटर्न दे चुका है, सिल्वर 70% रिटर्न दे चुका है, और गोल्ड 42 या 45% के आसपास रिटर्न दे चुका है। तो ऑलरेडी ये साल जो है ये प्रीशियस मेटल के नाम है, प्रीशियस मेटल ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब आपको एक चीज ये भी समझाना चाहूंगा कि भाई डॉलर वीक होता है तो यूएस मार्केट क्यों ऊपर जाता है। डॉलर वीक होता है तो यूएस मार्केट ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि S&P 500 कंपनीज जो हैं इनका 40 से 50% के बीच में जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से बाहर का रेवेन्यू है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि जैसे IBM है या माइक्रोसॉफ्ट है या आपका गूगल है, तो इनका रिटर्न जो है वो अमेरिका के बाहर, इसका रेवेन्यू जो है ये अमेरिका के बाहर से भी बहुत ज्यादा आता है। S&P 500 कंपनीज का एवरेज लें तो 40 से 50% के बीच का जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से बाहर आता है। तो जब भी डॉलर वीक होता है तो ज्यादा डॉलर आएगा, रेवेन्यू जो है जब यूरो को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा डॉलर अमेरिका में आएंगे। तो इसलिए जो है जब ज्यादा डॉलर अमेरिका में आएगा तो रेवेन्यू ज्यादा दिखाई देगा। तो इसलिए भी स्टॉक्स ऊपर भागते हैं क्योंकि उनका रेवेन्यू और उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, बिकॉज करेंसी वीक होती है। ठीक है, एक और रीजन है कि जब डॉलर वीक होता है तो ऊपर जाता है मार्केट, वो ये है कि जितने भी मेटल कंपनीज हैं, आप लोग को मालूम है ये नेचुरल रिसोर्सेज कंपनीज है, आपको मालूम है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे ऑयल हो, चाहे कॉपर हो, चाहे अल्युमिनियम हो, स्टील हो,
ये सब के सब जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं वो डॉलर में ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जब डॉलर वीक जाता है तो ये मेटल के प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं। तो ये भी कारण है कि जितने भी अमेरिका बेस्ड मेटल कंपनीज हैं उन सबके स्टॉक प्राइसेस ऊपर भागते हैं। और जो सबसे अहम रीजन है वो ये है कि जब डॉलर वीक होता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जापानीज इन्वेस्टर्स, चाइनीज इन्वेस्टर, यूरोपियन इन्वेस्टर, यहां तक कि इंडियन इन्वेस्टर्स, इनको अमेरिका के स्टॉक्स जो हैं वो सस्ते लगने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है, कम डॉलर देना पड़ेगा। तो वो जम के जो है एफआईएस जो हैं, जो बाहर के एफआईएस हैं इन कंट्रीज के, चाइना, आपके कोरिया, जापान, यूरोप के, ये उठा के पैसा जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, थर्ड वर्ल्ड तो नहीं बोलना चाहिए, बट इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज से उठा के पैसा जो है अमेरिका में डालना शुरू करते हैं। तो इसलिए भी अमेरिकन मार्केट ऊपर जाता है। मैं अमेरिकन मार्केट को ही लेके आप लोगों को क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इसका रीजन है दोस्तों, हमने ये देखा है कि अमेरिकन मार्केट से इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत हाईली कोरिलेटेड है। अमेरिकन मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ऊपर से क्या है, अमेरिका से रिलेटेड डाटा ढूंढना बहुत आसान है, इंडियन स्टॉक मार्केट रिलेटेड डाटा फाइंड आउट करना उतना ही डिफिकल्ट है। हमारा मार्केट उतना पुराना नहीं है, इसका इतिहास 1995 में निफ्टी आया था, 30 साल का बस इतिहास है। परंतु अगर आप डाउ जोन्स देखिए, S&P 500 देखिए तो इनका लंबा इतिहास है। अब आप बोलोगे कि मैंने अमेरिकन मार्केट के बारे में बता दिया है, इंडियन मार्केट का क्या? जब ये हुआ था शटडाउन, ट्रंप के टाइम में हुआ था 35 दिन का, 22 दिसंबर 2018 से जनवरी 25 2019 के दौरान, उस टाइम में एफआईएस ने दिसंबर के महीने में 3,143 करोड़ का स्टॉक खरीदा था। परंतु जनवरी के महीने में यही एफआईएस ने 4,262 करोड़ का स्टॉक जो है वो बेचा था। आप बोलोगे मैंने फिगर कहां से निकाला? मैंने टीचर्स डे 5 सितंबर को एक वीडियो बनाया था, बहुत कम लोगों ने देखा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी वेबसाइट है जहां से इस तरीके के डाटा निकाल सकते हैं, तो मैंने वही एक वेबसाइट से डाटा निकाला है। परंतु जनवरी में जो 4,200 करोड़ के आसपास का एफआईएस ने माल बेचा, और जैसे शटडाउन, अमेरिकन शटडाउन बंद हुआ 25 जनवरी को, उसके बाद में देखा गया कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तीनों महीनों में एफआईएस ने बहुत ज्यादा मात्रा में स्टॉक्स खरीदे। फरवरी के महीने में 17,200 करोड़ रुपए एफआईएस ने डाले मार्केट में, मार्च के महीने में 34,000 करोड़ रुपए डाले, और अप्रैल के महीने में 21,000 करोड़ रुपए डाले इंडियन स्टॉक मार्केट। तो जैसे शटडाउन खत्म हुआ उसके बाद में एफआईएस जम के इंडियन स्टॉक मार्केट में कूदे हैं, ठीक है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 2019 में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा ये किया, रिटर्न बहुत अच्छा, एफआईएस ने बहुत अच्छा फ्लो जो है वो इंडियन मार्केट में डाला था। तो दोस्तों मोटा मोटी आपको ये समझ में आ गया, ये स्टॉक मार्केट के लिहाज से मैंने आज बताया अमेरिकन शटडाउन का असर। कल इकोनॉमी के, कल या परसों या 2-4 दिन में देखूंगा, जब भी मौका मिलेगा मैं इकोनॉमी के हिसाब से भी आप लोग को बताऊंगा कि शटडाउन का क्या इम्पैक्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर में, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे फार्मा कंपनीज जो है वर्ल्ड की, इन्होंने $350 बिलियन का जो है वो कमिटमेंट किया है अमेरिका के अंदर में कि हम एफडीआई करेंगे 2030 तक। और आज ही देखिए फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट आई है कि जो यूके की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है और FTSE 100 ब्लू चिप्स में जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, यूके की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी उनके इंडेक्स में, एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि हम अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने स्टॉक्स को जो है वो लिस्टिंग करने वाले हैं। तो प्राइमरी लिस्टिंग वो लंदन में बने रहेंगे, परंतु जो उनका एडीआर था, जो उनके स्टॉक्स अमेरिका में आईपीओ नहीं आया था, बट वो अब आईपीओ लेके आएंगे अपने स्टॉक्स का। एस्ट्राजेनेका जो है वो NYSE में भी लिस्ट होने वाली है। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है सिनेरियो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का डंडा चला के जो है
वो हाँक रहे हैं। ये शटडाउन का डंडा चला के भी जो है ये बहुत लंबे लंबे गेम करने वाले हैं। पहला गेम तो मुझे ये दिख रहा है कि जो फेडरल रिजर्व तेजी से इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि ये जबरदस्ती डोनाल्ड ट्रंप शायद ये शटडाउन लंबा खींचेंगे और फेडरल रिजर्व से जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कराएंगे। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा, काफी सारे डाटा हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैंने दिए हैं, आप नोट्स बनाइए, लिखिए। सिर्फ वीडियो देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए वीडियो ना देखें आप इससे समझ के नोट्स बना के उसको याद रखें, कुछ सीखें। हर वीडियो को देख के कुछ नया जाने, कुछ सीखें, यही आपका मकसद होना चाहिए। होपफुली दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल को कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप 9860317209 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी से भी अपना कुछ भी योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, गुड डे।